नमस्कार दोस्तों इस भारत देश की राजनीति इतनी तेजी से बदल जाएगी, इस बात की कल्पना तो नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी नहीं किया होगा। सत्ता के भीतर वही बैठे हैं, मंत्री कमोबेश वही है, इस भारत देश के ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह भी वही है। उसके भीतर भी इस दौर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल किया नहीं गया। इस भारत देश के तमाम जांच एजेंसियां ठीक वैसे ही काम कर रही है। इस भारत देश के संसद भवन के भीतर वही स्पीकर है। विपक्ष के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यदि राज्यसभा के भीतर मौजूद हैं तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी लोकसभा के भीतर उसी तर्ज पर है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हो गया जिसमें ऐसा लगने लगा कि दरअसल विपक्ष और सत्ता का टकराव चरम पर है। यानी ये कहे कि इस टकराव की धड़कनों को आज समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में इस भारत देश की राजनीति बहुत ही तेजी से बदलने लगेगी। ये सारी बात ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। इस देश के भीतर तमाम सारे परिवर्तन कर दिए जाएंगे यदि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गया तो। ये सब कुछ यूं ही है। अखिलेश यादव नहीं कहते हैं कि सत्ता में यदि आए तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, और राहुल गांधी अपने अंदाज में यूं ही नहीं कहते हैं कि इस भारत देश के तमाम संस्थानों को पूरे तरीके से करप्ट कर दिया गया है इस दौर में। और इन सब के बीच सत्ता और सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार यूं ही नहीं कहती है कि दरअसल विपक्ष तो इस तरीके से हल्ला मचा रहा है जैसे वो चुनाव जीत ही गया हो, जबकि उसकी अपनी संख्या तो 100 तक भी नहीं पहुंच पाई 2024 के लोकसभा चुनाव में। यानी टकराव राजनीतिक तौर पर, टकराव परसेप्शन के तौर पर, टकराव गवर्नेंस को लेकर के, टकराव इस भारत देश को चलाने को लेकर के, यानी स्थितियां कैसे कैसे इस दौर में कहां कहां पहुंच गई है। आज इन्हीं सारी बातों को जिक्र करेंगे और उसकी एक एक किताब के पन्ने पलटेंगे, क्योंकि इन सारे पन्ने के भीतर संसद भवन का नहीं चलना, संसद का नहीं चलना, बजट को लेकर के देश में सहमति नहीं हो पाना, नीति आयोग की बैठक से दर्जन भर से अधिक राज्यों का बाइकआउट कर देना, और इन परिस्थितियों के भीतर भारत देश के गृह मंत्री के ऊपर सीधा कटाक्ष शरद पवार का यह कहते हुए करना कि वो तो तरी पार है, वो तो इस भारत देश के गृह मंत्री कैसे बन गए। अगर ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी पदों पर होंगे तो आप बखूबी कल्पना कर लीजिए कि आप किस दिशा में या फिर ये देश किस दिशा में जा रहा है। सियासी तौर पर इतनी तीखी राजनीति कभी नहीं थी। अगर थी भी तो फिर वो राहुल गांधी के जरिए चुनाव प्रचार से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौर में, और इन तमाम सारे परिस्थितियों के भीतर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सत्ता को निशाने पे लेते रहे। अब तेवर वहां से निकल करके कमोबेश हर नेता के जुबान पर रेंगता है, और हर नेता सियासी तौर पर अब यह बात समझ गया है कि देश के जनता के भीतर, देश के आम जनता के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार की साख नहीं है। तो ऐसे में सीधा टकराना होगा, और परिस्थितियां क्या सच में इस भारत देश के भीतर में यह भी बताने से चूक नहीं रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी क्या नरेंद्र मोदी की साख अब उस प्रचारक से प्रधानमंत्री बने नेता के तौर पर अब नहीं बची है, क्योंकि आरएसएस ने भी नरेंद्र मोदी को निशाने पे लिया। उत्तर प्रदेश से खुद नरेंद्र मोदी टकरा रहे हैं, राज्यों के भीतर चुनाव होंगे तो वहां पे हार तय नजर आते हैं। बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, यहां तक कि सच में क्या नौकरशाही ने भी, ब्यूरोक्रेट्स ने भी अब पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। ये सारे सवाल हैं, और इन सारे सवालों को आज एक एक करके परत दर परत आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज तो इस बात से शुरुआत करते हैं कि क्यों जब इस तरह का टकराव देश में है, राजनीतिक टकराव होता है, ऐसे में हमें राहुल गांधी की वो बातें जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में आ गए, जिस दिन हम जीत कर आ गए, उस दिन हम छोड़ेंगे नहीं। इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। असल में राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या कहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ईडी और सीबीआई को लेकर के ये इस बात का जिक्र कर रहे थे। वो जानते थे कि उस दौर में संस्थानों का करप्ट होना या स्वच्छ संस्था को सरकारों के लिए काम करना सियासी तौर पर विपक्ष के सामने कितनी बड़ी मुश्किल हालात है। इसीलिए वो चेता भी रहे थे उस दौर में, और यह भी सच है कि वह सत्ता में नहीं आए। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक दूसरा सच भी है, क्या इस दौर में देश की आम जनता ने विपक्ष को जिताया या फिर नहीं जिताया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी साख ही उसने खत्म कर डाली 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और जो सवाल ईडी और सीबीआई तक जुड़ा हुआ था
वो आज ये सवाल नीति आयोग तक पहुंच गया। वही नीति आयोग जिसको प्लानिंग कमीशन को खत्म करके बनाया गया था। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए बाकायदा इस भारत देश के भीतर राज्यों को लेकर के योजनाएं बनाते थे और भारत देश किस तरीके से प्रगति की राह पर चले इसके लिए योजनाओं को लेकर के एक बहुत बड़ा रिसर्च होता था, एक बहुत बड़ा अनुसंधान होता था। लेकिन नीति आयोग एक ही झटके में डाटा के आश्रय या फिर डाटा खुद ही बनाकर या इस दौर में, इस मौजूदा समय में देश की जनसंख्या यानी सेंसस भी नहीं हो पा रहा इस देश में, उसके भीतर भी खामोशी बरत करके उसने जो भी आंकड़ा रिलीज किया, डाटा रिलीज किया, वो सत्ता के लिए फायदेमंद हो जाए इतना ही सोचा गया। और यहीं से निकलते निकलते आज नीति आयोग की बैठक तक ये बात पहुंची गया। लेकिन नीति आयोग की बैठक में जो कुछ भी हुआ उससे पहले आज लगता है कि इस भारत देश के भीतर कि उस टकराव को, उस लड़ाई को समझ लीजिए, ऐसी परिस्थिति आखिर नीति आयोग तक क्यों पहुंची जब ममता बनर्जी को यह कहना पड़ा कि वो 5 मिनट भी बोल नहीं पाई, उनका माइक को ही बंद कर दिया गया। तो उससे पहले आज लगता है कि दिल्ली तो छोड़ दीजिए, मुंबई चलते हैं, महाराष्ट्र चलते हैं। मुंबई के करीब पुणे शहर के भीतर जब भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह यानी बीजेपी के चाणक्य जी कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट नेता यदि कोई है तो महाराष्ट्र के शरद पवार हैं, एनसीपी के मुखिया शरद पवार है। और लगातार इस बात का जिक्र हो रही थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े दबंग नेता को निशाने पे जिस अंदाज में अमित शाह ने लिया है वो अमित शाह की ताकत है। क्योंकि इससे पहले कोऑपरेटिव घोटाले के भीतर शरद पवार से भी पूछताछ हो गई थी, उनके भतीजे से भी पूछताछ हुई, भतीजे के परिवार वालों से भी पूछताछ की गई, परिवार वाले और भतीजों को मुक्ति मिल गई जब वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाकर के धो करके साफ हो गए, एनसीपी टूट गई। लेकिन शरद पवार कल एक ही झटके में एक बात कहा कि इस भारत देश के गृह मंत्री एक झटके में कि वो व्यक्ति है जो गुजरात के तरी पार किया गया गुजरात से, और उसको गुजरात छुड़वाना यानी अदालत के जरिए उसको छुड़वाना पड़ा, क्योंकि वहां पर वो प्रभावित कर रहे थे उन केसों को लेकर के जिनके ऊपर लगा था। यानी ये कहे कि अगर फाइलें इस दौर में खोलिएगा तो गुजरात दंगों से लेकर के सोहराबुद्दीन का जो एनकाउंटर हुआ था वहां तक की बात जुड़ती है। और इस देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह यदि खुद सीधे तौर पर शरद पवार इस बात को जोर करके अगर सवाल उठाते हैं तो एक बात और आप समझ लीजिए कि इस भारत देश के भीतर अमित शाह के मानहानि को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ करीब 4 मुकदमे दर्ज है इस भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में। उस चारों मुद्दों में सोहराबुद्दीन केस का ही जिक्र है। और ये बात 2024 से पहले जब राहुल गांधी ने कहा तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया, जो कि 4 अलग अलग जगहों पर है, जिसका जिक्र कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखे होंगे। लेकिन आज कहीं ज्यादा उससे ज्यादा तेवर अंदाज में जब शरद पवार आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब हुआ, जब प्रेस की बीजेपी कह रही है कि आप जिन बातों का जिक्र करते हैं वो तो सूरज को दिए दिखाने के समान सा लगता है, तो शरद पवार का दबाव आता है कि ऐसे बहुत सारे दिए हमने यहाँ के जेल में देखे हैं। अब ऐसे में इन सब से हट करके अगर बात करें, इस बार अगर कोई मानहानि का केस अगर शरद पवार का नहीं लगा शरद पवार पे, और शरद पवार ने भी जब उनको करप्ट कहा गया था उन्होंने किसी मानहानि का मुकदमा नहीं ठोक दिया अमित शाह पे। यानी ये कहे कि सियासी तौर पे बिल्कुल 36 के आंकड़े के साथ आमने सामने भारत देश की राजनीति, नरेंद्र मोदी सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की जो जोड़ी है, और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के चुनाव सामने है, महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव सामने है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से वहां पर वहां के लोगों को उनको प्रभाव में लेना है, वहां के नेताओं को प्रभाव में लेना है। इसीलिए उन्होंने एक चोट किया, इसका जवाब इस तरीके से आएगा जो कि गुजरात की पुरानी फाइलों को अगर खोलना शुरू कर दे तो एक ही झटके में उसकी आंच जो है दिल्ली की मौजूदा सत्ता तक पहुंच जाएगी। तो क्या ऐसी परिस्थिति सच में आ गई है? और राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी वाकई जिन बातों का जिक्र 2024 से पहले कर रहे थे, 2024 के चुनाव के बाद क्या इंडिया गठबंधन के भीतर तमाम नेताओं में ये इतनी ताकत आ गई, इतनी जज्बा आ गया, इतना हिम्मत आ गया कि अब लड़ाई सीधी है? तो आज जरा इन दोनों हिस्सों को, दोनों तरह की बात को आपको सुनना चाहिए। एक तरफ अमित शाह ने कुछ ही दिन पहले क्या कहा था और कल शरद पवार ने क्या बोला था। का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं।
गुजरात से तेजल बस मिली और इसे सुप्रीम कोर्ट ने तेजल बस दिया था। तो आज देश के रक्षा समिति या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी और इससे हम कहाँ जा रहे हैं इस सोचने का। अगर आप ध्यान देंगे तो पहली बार भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पे ले लिया गया, और वह भी तब उस समय उस वक्त जब वो राजनीतिक तौर पर सियासी तौर पर गृह मंत्री इससे पहले भी थे और गृह मंत्री वर्तमान दौर में भी है। ईडी सीबीआई की मौजूदगी उस दौर में भी थे, इस दौर में भी है। लेकिन सियासी तौर पर यदि जनता के बीच, देश की जनता के बीच यदि सरकार के साथ चली जाए, उसकी छवि धूमिल हो जाए, तो ऐसे में विपक्ष का राजनीतिक का मिजाज कैसा होता है, शरद पवार ने दरअसल यही बात बता दिया। लेकिन इसके आगे का सच ये है कि दिल्ली के भीतर हर कोई इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने और कोई कुछ कह नहीं सकता है। यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में से भी और विपक्ष में खड़े इंडिया गठबंधन में से भी। लेकिन अब यदि यह बात कह दिया गया तो इसका असर दिल्ली के भीतर, दिल्ली के ऊपर तो पड़ना ही था और दिल्ली पर पड़ा भी। और शायद इसीलिए नीति आयोग की आज जब बैठकें हो रही थी, हालांकि उससे पहले जो है 8 राज्यों के मुख्यमंत्री ने ये बात कह दिया था कि हम नहीं पहुंचेंगे और वो शामिल नहीं हुए। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा कि वो शामिल होंगे, वो अपने राज्य की मौजूदगी वो कराना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि राज्य की आर्थिक माली स्थिति क्या है। और नीति आयोग इस बात को लेकर के अपनी जिक्र करे अपनी बैठक के भीतर, यही बात सोच करके ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और नीति आयोग के सभा में आज वो शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। यानी ये कह के नीति आयोग से जुड़ा हुआ वह हर महत्वपूर्ण कैबिनेट पूरे तरीके से मौजूद था। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शासित और गैर भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन खुलेआम खुले तौर पर इससे पहले ये बात कह दिया गया था कि कांग्रेस शासित जो कांग्रेस है, जो कर्नाटक है, उसके मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, हिमाचल के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे और इन सब के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा था वो जरूर पहुंचेंगे। लेकिन इसके अलावे इसके आगे जो अलग अलग राज्यों की जानकारी जो सामने निकल करके आती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी नहीं, केरल के मुख्यमंत्री भी नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं, और बैठक के दौरान जो कुछ भी हुआ और ममता बनर्जी ने बाहर निकल करके जो भी कहा, उससे पहले एक छोटी सी सोच को जरा आप इस हिसाब से समझ लीजिए कि संयोग से, कोइंसिडेंटली, इस 10 साल में, एक दशक में भारत के वो तमाम राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं पहुंची हो, उनकी माली स्थिति और खराब हो गई। और इतना ही भर नहीं, जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है उसके भीतर भी आप सभी को तमगा यह कह करके नहीं दे सकते हैं कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन केंद्र के जरिए जो पैसा पहुंचता है, जो पैसा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ज़्यादा जाता है और गैर बीजेपी शासित राज्यों के पास नहीं पहुंचता है। लेकिन पहले इन बातों को समझिए कि दरअसल इस तरह के हुक्का पानी यदि राज्यों का दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार बंद करना चाहे तो एक ही झटके में कर सकती है। और इस बात की जानकारी वो तमाम राज्यों के नेताओं को भी है। वो इस बात को मान चुके हैं कि मौजूदा दिल्ली सरकार यानी केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार एक आखिरी लड़ाई लड़ रही है, तो क्यों नहीं इस आखिरी लड़ाई को ही एक नए सिरे से लड़ा जाए। इसीलिए बाइकआउट किया गया। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बाहर निकल करके आई। झारखंड के मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी नहीं। और जब ममता बनर्जी बाहर निकली तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, पहले उनकी बात ही सुन लीजिए। मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला, और लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया। मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। ऐसे किस सेंस से? ओनली वन फ्रॉम ऑपोजिशन साइड, ओनली आई एम प्रेजेंटिंग हियर, आई एम अटेंडिंग दिस मीटिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इंटरेस्ट दैट आई डू इट, यू नो दैट cooperative federalism is strong. Still, you are political bias. You are not giving the proper attention.
आखिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि बैठक में विपक्ष की तरफ से केवल मैं ही शामिल हुई थी। विपक्षी सीएम को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट दिए गए, मुझे केवल 5 मिनट दिए गए और जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे के ऊपर बोल ही रही थी तभी मेरा माइक को बंद कर दिया गया था। मुझे अपनी पूरी बात भी नहीं रखने दी गई। और तो क्या राज्यों के मुद्दे को कहना गलत है क्या? नीति आयोग की बैठक के भीतर यही बातों का जिक्र वो बाहर ममता बनर्जी कर रही थी मीडिया वालों के सामने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इस बात को इनकार कर दिए कि माइक बंद कर दिया गया। ठीक वैसे ही भी जैसे संसद के भीतर राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए थे तो उनका माइक कब कब कैसे कैसे बंद हुआ तो स्पीकर ने इतना ही भर कहा कि मेरे सामने तो बटन नहीं है। इस दौर में बटन दिखाई देता नहीं है, वो बटन कहां पर है और कौन किसे चला रहा है, अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रहा है, घुमा रहा है, यह इस भारत देश के भीतर आर्थिक माली स्थिति की जरिए भी इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन अब दो सबसे बड़े गंभीर सवाल है कि जो इस भारत देश के सामने आकर खड़ी है। पहला सवाल तो ये होता है सबसे बड़ा कि क्या इस भारत देश के भीतर फेडरल स्ट्रक्चर जो सीबीआई और ईडी से शुरुआत हुआ था अब नीति आयोग तक, प्लानिंग कमीशन के बाद जो नीति आयोग बना वो पूरी तरीके से वहां आते आते तक खत्म हो गया। और इस भारत देश के भीतर जो फेडरल स्ट्रक्चर के तहत जो बजट एलोकेशन जो राज्यों को होता है, क्या वो पैसा दे पाने की स्थिति में केंद्र सरकार अपनी शर्तों पर आएगी? क्योंकि उसे राजनीति साधनी है, उसे सियासत साधनी है। और अगला सवाल होता है कि राज्यों की राजनीति भी, राज्यों की सियासत भी या राज्यों की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो बजट उनको चाहिए वो पैसा लेने के लिए भी अब उनको सीधे तौर पर टकराना पड़ेगा। यानी ये तमाम सारी बातों का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप परिस्थितियों को समझे, जिस दौर में ओलंपिक शुरू होता है इस दौर में उसका भी शुरुआत में जिक्र करना चाहिए क्योंकि भारत देश के भीतर में खेल को लेकर के खेलो योजना जो है, स्पोर्ट मिनिस्टर खेलो योजना के तहत केंद्र सरकार ने करीब 2168 करोड़ रुपए का बजट रखा, 2168 करोड़ रुपए का। उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो दिया गया वो उत्तर प्रदेश को दिया गया 438 करोड़। यानी उत्तर प्रदेश के 6 खिलाड़ी ओलंपिक के भीतर खेलने पहुंचे हैं। वहीं दूसरे स्थान पे गुजरात आता है जहां के 2 खिलाड़ी ओलंपिक को खेलने गए हैं और उसको दिया गया 426 करोड़। देख लीजिए, हरियाणा के जो सबसे ज्यादा 24 खिलाड़ी ओलंपिक तक में खेलने गए हैं उसको दिया गया 66 करोड़। पंजाब के 19 खिलाड़ी गए उसको दिया गया 76 करोड़। बिहार जैसी जगह को दिया गया 20 करोड़ रुपए, वहां का भी एक खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने गया। ओडिशा के 2 खिलाड़ी है तो 34 करोड़ ही दिया गया। पश्चिम बंगाल के 3 खिलाड़ी गए हैं उनको दिया गया है 22 करोड़ 22 लाख 22 करोड़ 22 लाख। यानी इस दौर में ध्यान दीजिए तो आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा होगा कि गुजरात को 426 करोड़, वहां पर 2 खिलाड़ी ओलंपिक में गए और सामान्य तौर पर गुजरात का खेलों में कितना योगदान है ये बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। तो यह तो एक बेसिक चीजें हैं जो कोई भी समझ सकता है। इसकी अगली समझ ये है कि इस दौर में अगर इस वक्त में अगर आप समझना शुरू करेंगे कि कौन सा राज्य आगे बढ़े और किस तौर पे आगे बढ़े तो इसमें हरियाणा ने सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से प्रोग्रेस हुआ। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि हरियाणा से करीब करीब 5 गुना कम पैसा वहां के लोग कमाते हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश के। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को अगर जांचना शुरू करें तो उत्तर प्रदेश के भीतर 84,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, जो दुनिया के भीतर रवांडा एक देश है उसके बराबर होता है। बिहार में 54,000 रुपये है प्रति व्यक्ति आय जो कि सोमालिया देश के बराबर है। यानी सियासी तौर पर और आर्थिक तौर पर दोनों परिस्थिति अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जुड़ती है तो इस भारत देश के क्या गर्त होगी, क्या गत होगी, इस बात को कहने की जरूरत होगी नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज भाषण दे रहे थे तो लगातार यही बात बोलते रह गए कि राज्यों के विकास के बगैर इस भारत देश का विकास कैसे होगा। और ये सारे सवालों के जवाब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे या फिर बोल रहे थे, जिन परिस्थितियों में वो अपनी बातों को रख रहे थे, वहां पर कुछ सवाल जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो सवाल ये होता है कि क्या इस भारत देश के भीतर में अब पूरी सियासत, पूरी राजनीति,
उस अर्थव्यवस्था के आसपास आकर के अटक गया है, रुक गया है, जहां पर राज्य को अगर पैसा न मिले या पैसे न दिया जाए तो दिवालिया हो जाएगा। और उनकी परिस्थिति इस दौर में ऐसी है कि वो लोन लेकर के ही जी सकते हैं और आरबीआई के जरिए लोन लेने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जो सत्ता के साथ होगा, इस भारत देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसको बजट के जरिए पैसा खूब दिया गया। बिहार की आर्थिक माली की स्थिति, आर्थिक सामाजिक स्थिति बद से बदतर है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया गया, लेकिन जितना भी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर दिया गया उससे करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा पैसा 2015 के भीतर मौजूदा प्रधानमंत्री ने ही ऐलान किया था कि हम दे देंगे। शायद इसीलिए अब उस इकोनॉमी के मर्म को समझने की जरूरत है। और इस दौर में सियासत का ये मर्म इस भारत देश में दो लिहाज से समझ लेना चाहिए। आखिर केंद्र की सरकार ने जितने भी योजनाओं का इस दौर में ऐलान किया, केंद्र सरकार ने राजनीति सियासत को साधने के लिए जो राज्य को जितने भी पैसे